हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में शेड्यूल्ड हो चुका है और आप सभी बहुत ही जोश के साथ एयरफोर्स की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं रोहितास कुमार आप सभी के लिए टेक्निकल मैथ्स का रिवीजन प्लान लेके आ रहा हूँ फेबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये जो रिवीजन प्लान है वो कुछ इस तरीके से रहेगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और साथ में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी इस रिवीजन प्लान में देखने को मिलेगा। यह रिवीजन प्लान है वो सीटीक्यू टाइप से चलेगा, यानी कि कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। तो आपको इस लेक्चर के अंदर आपको 25 क्वेश्चनों का एक सेट मिलेगा पूरी मैथ्स का। उसमें आप अपन क्वेश्चनों के साथ साथ उनकी ट्रिक्स डिस्कस करेंगे और वो जो सारे के सारे जो 25 के 25 क्वेश्चन हैं वो आपको कहीं ना कहीं एयरफोर्स या नेवी में पूछे जा चुके हैं और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना भी ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके और फेबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्क्रीन पे, ये है आपका फलन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है कि आवर्तकाल क्या होगा और कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर साइन पाई बाई 2x प्लस कोस पाई बाई 2x। तो दोस्तों, यहां पर कुछ कुछ कंसेप्ट जो है वो क्या क्या लग रहे हैं। तो पहला कंसेप्ट तो है कि साइन x का जो आवर्तकाल है वो कितना होता है और कोस x का आवर्तकाल जो है वो कितना होता है, ये द 2 पाई, जो कि आपको याद रखना है। साइन और कोस का आवर्तकाल कितना होता है, 2 पाई। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि यदि किसी फलन का आवर्तकाल जो है वो t है तो उसमें x की जगह ax प्लस b कुछ आ जाए तो उसका आवर्तकाल होगा t अपॉन मोड ऑफ a। x के गुणांक से क्या दोगे, भाग, और आवर्तकाल हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि यदि f(x) का आवर्तकाल आपका दे दिया tf और gx का जो आवर्तकाल है वो हो गया tg, तो आप f(x) प्लस gx का अगर आवर्तकाल ज्ञात करना है तो वो क्या होगा, tf और tg जो आवर्तकाल आएगा उनका क्या लोगे आप, लघुत्तम समाप्रत्यय। ये कंसेप्ट यहां पे लग रहा है। ठीक है, तो साइन कोस का आवर्तकाल 2 पाई आपको मेमोराइज करना है। यदि किसी फलन का आवर्तकाल t है और उसमें x की जगह ax प्लस b आ जाता है तो उसका आवर्तकाल होता है t अपॉन मोड ऑफ a। और दो फलनों का योग दे रखा और उसका आवर्तकाल पूछे तो आप उनका अलग अलग आवर्तकाल ज्ञात करो और उसका क्या लो, लघुत्तम समाप्रत्यय। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो देखिए दोस्तों, आपको पहले इसका आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो साइन का आवर्तकाल कितना होता है, 2 पाई, लेकिन x के गुणांक से क्या दोगे, भाग, तो पाई बाय 2 से भाग दोगे और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। ये आ गया पहले का आवर्तकाल। इसका आवर्तकाल देखोगे तो क्या आएगा, t2, तो साइन का कोस का आवर्तकाल 2 पाई और x के गुणांक से भाग दोगे और पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। तो t1 जो है वो कितना आया, 4, पाई से पाई कट गया, 2 ऊपर गया। यहाँ t2 भी कितना आया, 4। अब इन दोनों का योग दे रखा है, तो योग दे रखा है तो t1 और t2 का आपको क्या लेना है दोस्तों, LCM। तो कितना आएगा, 4 और 4 का LCM कितना आएगा, 4। तो इसका जो आवर्तकाल है फ्रेंड्स वो कितना आएगा, 4। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है दोस्तों, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो पहले वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना है, 2। तो साइन इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहां आपका ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर इसको देखा जाए तो इसको सोल्व करोगे और जो x का मान आएगा वो यहां पे रखोगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो हो गया द्विघात समीकरण का, तो दोनों को मिला के ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो पहले आपको इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करोगे तो ये है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना आ गया, 2। ये इधर गया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर आ गया 2x। इसको इधर ले आए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू दोस्तों कितने आ गई, 1। ये आपका इस क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट।
अब आपको क्या पूछा कि साइन इनवर्स x का मान पूछा, तो x की जगह 1 पुट कर दीजिए। तो साइन में 1 की कितनी वैल्यू होती है, π/2 पे होती है 1। तो आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन आपका यहां पर है करेक्ट। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और ये सोल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको सोचना है, आपका थिंकिंग लेवल क्या है वो चेक करने के लिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि sin x प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड बराबर कितना है 3। तो cos x प्लस cos y प्लस cos z का मान कितना होगा। तो पहले तो दोस्तों यहां पर जो जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो बताता हूं। देखो 3 साइन का योग 3 चाहिए, तो साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है 1। तो साइन x का जो है मैक्सिमम मान वो कितना होता है 1 और साइन का मिनिमम मान कितना होता है -1। ये आपको याद रखना है। तो 3 साइन का योग 3 चाहिए, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, इसकी भी कितनी होनी चाहिए 1, इसकी भी कितनी होनी चाहिए 1, तभी 3 साइन का योग 3 आ सकता है, हाँ या ना। तो यहां से अपने को यह पता चल गया कि x का मान, y का मान और z का मान, सॉरी साइन x का मान और साइन y का मान और साइन z का मान कितना आना चाहिए 1 1 होना चाहिए, तभी तीनों का योग 3 हो सकता है। तो दोस्तों अपन को यह पता चल गया कि साइन का मान 1 किस पे होता है π/2 पे। तो x और y z जो है वो क्या आना चाहिए π/2 या 5π/2 भी हो सकता है या 7π/2 भी हो सकता है, और तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक π/2 हो जाए, एक 5π/2 हो जाए और एक 9π/2 हो जाए, हाँ या ना। तो एक तरीके से ये क्या आ रहा है π/2 आ रहा है। अब इस π/2 पे cos की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 0। तो ये यहां रखा π/2, तो ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 + 0 कितना आएगा 0। तो यहां से ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सोल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं था, जस्ट विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन था, आपको सोचना था कि क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है लिमिट का क्वेश्चन। तो दोस्तों यहां पर पहले तो देखिए कंसेप्ट क्या लग रहा है। तो पहले तो आप लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, अंदर अप्लाई करोगे तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट बन रहा है, हाँ या ना। इसको देखो कि देखो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट को सोल्व करोगे तो कितना आएगा, x का गुणांक ऊपर वाले x का गुणांक बटे नीचे वाले x का गुणांक, तो कितना आएगा 1। तो ये बन रहा है 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप से। तो अब 1 की पावर इनफाइनाइट में आपका क्या कंसेप्ट होता है वो देखिए। तो जो भी क्वेश्चन होता है 1 + fx, जो भी क्वेश्चन है उसको कन्वर्ट करोगे 1 + fx की पावर 1/gx में, और यहां पे लिमिट जो भी रहेगी a। अगर ये जो है वो 1 की पावर इनफाइनाइट बन रहा है तो आपका इसका जो आंसर है वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू a e की पावर fx, क्या आएगा, ये आएगा e की पावर में, और ये fx/gx की क्या लग जाएगी लिमिट। लेकिन यहां पर एक चीज होनी चाहिए कि ये जो लिमिट है उस लिमिट पे fx और gx दोनों का मान क्या होना चाहिए, 0 पे जाना चाहिए, तब इस फॉर्मेट का आंसर आता है e की पावर लिमिट fx/gx। तो देखिए इसका मान इनफाइनाइट हो रहा है तो इसको 1 करके लिखना पड़ेगा, तो 0 पे जाना चाहिए और इसका मान 1 बनाना पड़ेगा। 1 + fx, fx क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो देखो इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसके अंदर एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, ये लीजिए ये 1 + fx हो गया, और इसको बट्टे में लिख दिया 1/1/x + 4। अब देखो ये 1/∞ क्या हो गया 0, तो 1/0 टाइप से बन गया और इसकी वैल्यू हो गई 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 1 + 5/x + 1 की पावर 1/x + 4। अब इसकी लिमिट लगा दीजिए, ये लीजिए स्टैंडर्ड बन गया x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये हो गया fx, ये हो गया gx। तो आंसर क्या आएगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट fx/gx। इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा e की पावर, ये ऊपर गया तो ये आ गया 5x + 4 और ये आ गया x + 1, और इसकी लिमिट लगा दीजिए।
अब इसकी लिमिट आपको पता ही है ना, इनफाइनाइट लगाओगे तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तो डी लगा दिया, तो ये 5x का डेरिवेटिव कितना आ गया 5x का कितना आ गया 1, तो e की पावर कितना आ गया 5। आपका क्या आ जाएगा आंसर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस पैटर्न का क्वेश्चन भी एयरफोर्स नेवी में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपका लिमिट का है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले इसको सोल्व करोगे तो 1 माइनस कोस एक्स या कोस 2x होता है, तो उसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हाँ है ना, तो इसको ब्रेक करोगे तो ये कितना बन रहा है 2 साइन स्क्वायर, इसका आधा करोगे तो ये आएगा x माइनस 2 का वर्गमूल अपॉन कितना आ रहा है x माइनस 2 और लिमिट x टेंड्स टू 2। जब 2 लगाओगे तो 2 माइनस 2 0, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस 1 0, तो 0 बटा 0। यहां आ गया √2। अब यहां गलती क्या करते हैं, वर्गमूल से स्क्वायर को हटा देते हैं और लिख देते हैं साइन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तो दोस्तों ये जो है आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्या है कि अगर वर्गमूल से बाहर कोई चीज आएगी तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर x के स्क्वायर का वर्गमूल लोगे तो x नहीं आएगा, क्या आएगा मोड x। तो यहां पे ये साइन नहीं आएगा, साइन का क्या आएगा मोड। और दोस्तों जब मोड आ जाए तो लेफ्ट और राइट को क्या करोगे अलग अलग। तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट अलग करोगे और राइट हैंड लिमिट क्या करोगे अलग। तो राइट हैंड के लिए लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, ये आ जाएगा √2 और यहां आ जाएगा साइन x की जगह लिखोगे a प्लस एच, तो यहाँ रखो 2 प्लस एच माइनस 2 बटा 2 प्लस एच माइनस 2 और इसका मोड आएगा। लेफ्ट में लिखोगे तो क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये आएगा √2, यहाँ लिखोगे साइन 2 माइनस एच माइनस 2 और 2 माइनस एच माइनस 2 और इस पूरे का क्या आएगा मोड आएगा। अब देखो यहाँ 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ गया साइन h बटा h और h पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मोड ये आएगा और √2 लिमिट h टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो आंसर आएगा √2। ये कटेगा तो साइन माइनस h आएगा, लेकिन मोड लगा हुआ तो क्या आ जाएगा साइन h अपॉन माइनस h और इधर आ गया √2 और ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू 1 आ गई, माइनस है तो ये आ गया माइनस का √2। तो एक की वैल्यू आ रही है √2 राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है माइनस का √2, है ना। देखो राइट हैंड लिमिट आ रही है प्लस का √2 और लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है माइनस का √2, दोनों की दोनों बराबर नहीं है तो उसकी सीमा विद्यमान नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, ये जैसे सेम दिखा और 0 हुआ तो इसकी वैल्यू 1 मान ली, तो आपका आंसर क्या था √2 आप लगा देते, जो कि आपका गलत हो जाता। तो जब मोड आए तो आप लेफ्ट और राइट को क्या करोगे अलग अलग करोगे। ओके, नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कोट इनवर्स एक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। किसी एक फलन का अवकलन दूसरे फलन के सापेक्ष ज्ञात कैसे करते हैं। देखिए एफ एक्स का अवकलन जी एक्स के सापेक्ष कैसे ज्ञात करते हैं। अब क्या बचा एफ का अवकलन जी के अवकलन के सापेक्ष, तो डी एफ बाई डी जी। तो आप f का क्या कर दो अलग से अवकलन कर दो और g का भी अलग से क्या कर दो अवकलन और दोनों का क्या दे दो भाग दे दो, तो आपका आ जाएगा f का अवकलन g के सापेक्ष। तो किसका पूछा टेन इनवर्स x का, तो इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसके सापेक्ष पूछा इसके सापेक्ष, तो इसका अवकलन आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन किस में आएगा माइनस में और भाग दे दिया, कट गया तो कितना आ गया माइनस का 1। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाकलन का क्वेश्चन है, निश्चित समाकलन का। कैसे करें सोचिए, इसको विजुलाइज कीजिए कैसे करोगे। देखो वहां से 10x कॉमन आ रहा है, 10x कॉमन लिया तो देखो क्या बन गया सेक स्क्वायर x प्लस का 1 और dx, सॉरी 10 स्क्वायर 1 कॉमन लिया तो क्या बना, सॉरी 10x कॉमन लिया तो ये बन गया 10 स्क्वायर x और प्लस का 1 और लिमिट क्या है 0 से π/4।
1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, तो ये आ गया 10x गुणा सेक स्क्वायर x। कर लोगे मेरे ख्याल से, आ गया होगा। क्या करोगे, कैसे करोगे, इसको क्या मान लो दोस्तों t, तो उसका डेरिवेटिव और dx हट जाएगा तो ये t dt बन जाएगा, और t का समाकलन क्या आएगा t स्क्वायर बाई 2, और t को पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर x और बाई 2, और लिमिट क्या आ गई 0 से पाई बाई 4। 0 की वैल्यू क्या होती है 0, पाई बाई 4 लगाए तो 10 पाई बाई 4 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, तो 1 बाई 2 आपका क्या आ गया आंसर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया करेक्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका समाकलन का अनुप्रयोग यहाँ 1 कर दो ना। मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y बराबर 1 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों मोड को तोड़ोगे तो प्लस माइनस में तोड़ते हैं, तो प्लस माइनस में तोड़ते हैं तो देखो कितना बन रहा है, ये प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई बराबर 1। तो यहां से प्लस माइनस को लेकर करोगे तो कितने क्वेश्चन में रेखाएं बनेगी 4। कैसे, एक तो बन गई x प्लस वाई बराबर 1, एक बन गई x माइनस वाई बराबर 1, एक बन गई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1, और एक माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 1। इन चारों से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो चलो ग्राफ ड्रॉ करो। इसमें x की वैल्यू 0 की तो y का मान कितना आया 1, ये लीजिए, और y की वैल्यू 0 की तो x का मान आया 1, ये लीजिए। ये रेखा आ गई x प्लस वाई बराबर 1। इसमें x की वैल्यू 0 की तो y की वैल्यू आई -1, और y की वैल्यू 0 की तो x की वैल्यू आई 1, तो ये रेखा आ गई ऐसे x माइनस वाई बराबर 1। इसमें x की वैल्यू 0 की तो y की वैल्यू आई 1, और y की 0 की तो x की वैल्यू आई -1, तो ये लीजिए ये दूसरी रेखा आ गई -x प्लस वाई बराबर 1, और ये रेखा कैसे आ जाएगी ऐसे, ये आ गए माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 1। इनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, मतलब ये चाहिए। अब देखो इसमें तो समाकलन करने की जरूरत नहीं, आप ये सिमेट्री का तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो आधार ऊंचाई से, तो ये भी 1 है ये भी 1 है, तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, मतलब कितना आया 1/2। चारों सेम है तो 1/2 गुणा 4 कितना आएगा 4 गुणा 1/2, कट के कितना आ गया 2 वर्ग इकाई। कौन सा ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, ये था आपका समाकलन के अनुप्रयोग क्षेत्रफल ज्ञात करना। आगे है मोड ऑफ x माइनस 2 का न्यूनतम मान कितना होता है यार, मोड का न्यूनतम मान कितना होता है 0। 2 रखा 2 माइनस 2 कितना आ रहा है 0, ए ऑप्शन। कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर कोस एक्स का समाकलन आइलेट। क्या लग रहा है आइलेट। थोड़ा दोस्तों आइलेट में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि अगर किसी फलन का अवकलन जो है वो देखो आइलेट में क्या होता है, एक फलन का अवकलन होता है, एक का क्या होता है समाकलन। तो जिसका अवकलन हो रहा है वो अवकलन होते होते क्या हो रहा हो 0 हो रहा हो, ठीक है, और दूसरे का बार बार समाकलन संभव हो, तब ये ट्रिक काम में आएगी। कैसे कि f(x) gx, आप इसका क्या कर दो अवकलन, सॉरी पहले ऐसा का ऐसा, दूसरे का क्या करते हैं समाकलन। तो देखो ये जो ट्रिक है वो इसमें लागू होती है नॉर्मली x की पावर n, अभी जो बताया x की पावर n गुणा साइन आ जाए या कोस आ जाए, तो देखो इसका अवकलन जो है वो चलते चलते क्या होगा खत्म, और अगले का हमेशा समाकलन पॉसिबल होगा। तो एक बार ऐसा का ऐसा लिख दो, इसका क्या कर दो समाकलन कर दो, कोस का क्या कर दो समाकलन कर दो, इसका अवकलन करते जाओ अगले का समाकलन करते जाओ, इसका अवकलन करते जाओ अगले का समाकलन करते जाओ, तो देखो क्या बनेगा। इसको मैंने मान लिया f, इसको मान लिया g, तो f g का समाकलन लिख रहा हूं g1, फिर इसका अवकलन करो f डैश, इसका समाकलन g का कर दो g2 g1 का, फिर इसका अवकलन करो f डबल डैश, अब इसका समाकलन कर दो g3, फिर इसका अवकलन करो f ट्रिपल डैश, तीसरी बार इसका समाकलन करो g4। ऐसे चलता रहेगा, पहला प्लस लगा दो दूसरा माइनस लगा दो, फिर प्लस लगाओ फिर माइनस लगाओ फिर प्लस लगाओ, ऐसे चलता रहेगा। अब ये जो है इसका अवकलन जो है वो लास्ट में जाते जाते क्या हो जाएगा 0, और वहीं पर आपका समाकलन क्या हो जाएगा खत्म। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो इसका अवकलन जो है वो क्या हो रहा है खत्म हो रहा है, पहले एक्स स्क्वायर अवकलन 2x और 2x का 2 और 2 का 0। तो ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो, देखो कैसे, पहले एक्स स्क्वायर, फिर इसका अवकलन कितना आएगा 2x
ऐसा ही कर रहे हैं। फिर इसका अवकलन कितना आएगा 2, फिर इसका अवकलन कितना आएगा 0, जैसे 0 आया खत्म। अब इसका समाकलन कर दो, कोस का समाकलन कितना होता है साइन, अब ये जो है इसका समाकलन कितना होता है माइनस का कोस, अब ये जो है इसका समाकलन कितना आ जाएगा माइनस का साइन, और आगे तो क्या हो रहा है खत्म हो रहा है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस का 2x कोस एक्स और माइनस का 2 साइन एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कोस एक्स माइनस का 2 साइन एक्स, कौन सा ऑप्शन आ रहा है ए ऑप्शन। आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो कब, जब ए का अवकलन जो है वो चलते चलते क्या हो रहा हो 0। ठीक है, आगे दोस्तों है कोस 20 डिग्री, कोस 40, कोस 60, कोस 180 का मान, इसका मान आएगा 0। विजुलाइज करके देखना कैसे, देखो ट्रिक लिखवा देता हूं। ट्रिक क्या है कि कोस x प्लस कोस y का मान होता है 0, कब, जब x प्लस y कितना हो 180। 1 मिनट, ठीक है, इसका मान 0 नहीं आएगा ना। 2 कोस का योग 0 होता है कब, जब दोनों के कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री, कितना हो 180 डिग्री। याद हो गया। तो देखो ये जो सीरीज आ रही है इसमें क्या आ रहा है 20 और इधर कितना आएगा 160 मिलके 180 तो 0, 40 इधर 140 आएगा मिलके 0, इधर 60 और इधर आपका 120 मिलके 0। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, देखो कैसी सीरीज बन रही है। कोस 20 डिग्री लिख देता हूँ, कोस 40, कोस 80 60, फिर आएगा कोस 80, फिर कोस आएगा 100, ऐसे बन रही है, फिर कोस 120, फिर कोस 140, फिर कोस 160 और फिर कोस 180। तो जिन दो कोणों का योग 180 हो रहा है वो मिलके क्या देंगे 0, 20 और 60 मिलके 0, 40 और 140 मिलके 0, 60 और 120 मिलके 0, 80 और 100 मिलके 0। तो ये तो 0 हो गया। अब कोस 180 का मान कितना होता है माइनस का 1, तो यहाँ -1 आएगा। लेकिन अगर मैं 0 से स्टार्ट करता कोस 0, तो 0 और 180 मिलके कितना देते हैं 180, तो वो भी क्या हो जाता है 0। ये ट्रिक याद रखना। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, एनडीए में आ चुका है ये क्वेश्चन एक बार। तो कोस 10 डिग्री, कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री। देखो यहाँ पे पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, 80 का डबल 160, ऐसा आता है। कोस का गुणा आता है, तो उसका आंसर क्या होता है, ट्रिक लिखवा देते हैं आपको। तो कोस थीटा, इसका डबल 2 थीटा, 2 थीटा का डबल 4 थीटा, 4 थीटा का डबल 8 थीटा, है ना, ऐसे चलता रहता है। तो ये देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, कैसे लिखते हैं कोस थीटा, इसको लिख सकते हैं कोस 2 थीटा, 4 को लिख सकते हैं कोस 2 का स्क्वायर थीटा, इसको लिखते हैं कोस 2 का क्यूब थीटा, ऐसे बन रहा है डेढ़। तो क्या आ जाएगा कोस 2 की घात n-1 गुणा थीटा, या तो ऐसा लिखा या ऐसा लिखा। यहाँ 2 की घात 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट वाला पद क्या आ गया 2 की घात n-1। अगर ऐसा चले, या सीधा बोलूं कोस जो एंगल है वो क्या गुणोत्तर श्रेणी में और अनुपात कितना है 2, तब इसका जो आंसर होता है वो होता है साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। ये आपका क्या आता है आंसर आता है। इस ट्रिक को याद रख लेना। n क्या है, जितने कोस होते हैं वो क्या है n है। तो कितने कोस है 3n है, 3 है, कोस कितने हैं 3। तो यहां से दोस्तों n का मान कितना आ गया 3 और थीटा का मान कितना आ गया 10। तो आंसर कितना आएगा साइन 2 की घात 3 गुणा 10 और 2 की घात 3 और साइन 10। ये 2 की घात 3 8, 8 गुणा 10 80, ये आ गया साइन 80 और ये आ गया साइन 10 और 2 की घात 3 8। साइन 80 को क्या लिख सकते हैं कोस 10 बट्टा साइन 10। तो कोस 10 बटा साइन 10 कितना हो गया कोट 10 और 1/8, तो 1/8 कोट 10 आपका क्या हो गया आंसर। तो ये ट्रिक याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट है 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो पासों पर आई संख्याओं का योग 15 होने की प्रायिकता। महाभारत हो गई ना। चलो इसके लिए कुछ बताता हूं, सम के लिए बताता हूं आपको। 3 पासों के लिए, कितने पासों के लिए 3 डाइस, 3 पासों के लिए सम क्या क्या हो सकता है। मिनिमम सम कितना हो सकता है दोस्तों 3,
और मैक्सिमम कितना हो सकता है 18। इधर लिख रहा हूं मैं सम, और इस टेबल को याद कर लेना, आपका सम का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और यहां लिख रहा हूं फेवरेबल केसेज, अनुकूल परिणाम। ठीक है, सम 3 आ सकता है, यहां फेवरेबल केसेज। सम 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है ना। मैक्सिमम सम कितना हो सकता है 18 हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर 9 10 11 12 13 14 15। 1 मिनट, थोड़ा सा देखिए, 1 मिनट, ये टेबल थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, मैं वापस बना देता हूं आपके लिए। 3 पासों को उछालते हैं तो सम की जो टेबल है वो कैसे आती है। तो यहां लिख रहा हूं फेवरेबल केस, इधर लिख रहा हूं सम, और इधर लिख रहा हूं सम। मिनिमम सम कितना हो सकता है 3, मैक्सिमम कितना हो सकता है 18। 4 17 5 16 6 15 7 14 8 13 9 12 और 10 और 11। देखो, जिन दो का योग 21 है, 18 और 3 21, उनके फेवरेबल केस सेम आएंगे। 17 4 21, उनके फेवरेबल केस सेम आएंगे। 16 और 5 21, फेवरेबल केस समान। 15 और 6 21, फेवरेबल केस समान। 14 और 7 21, फेवरेबल केस समान। अब फेवरेबल केस कितने होंगे, देखो 3 आने का, 3 कब आएगा जब 1 1 1 आ जाए। 18 कब आएगा जब क्या आ जाए 6 6 6 आ जाए। तो फेवरेबल केस 3 या 18 आने का कितना केस है, 1 केस होता है। 4 आने के केस कितने होते हैं 6। 5 आने के जो केस होते हैं वो 6 होते हैं। 6 आने के केस होते हैं वो 10 होते हैं। इसके होते हैं 15, इसके होते हैं 21, इसके होते हैं आपके 25 और इसके होते हैं 27। आपको बोले कि सम 15 आने की प्रायिकता, तो 15 के सापेक्ष देखो कितना आ रहा है 10, और 3 केसों को चलोगे, 3 पासों को चलोगे तो टोटल केस जो हैं वो कितने बनते हैं 6 गुणा 6 गुणा 6 मतलब 216, ये टोटल केस बनते हैं। तो यहां पे पूछा कि योग 15 आने की प्रायिकता, तो 15 योग ये होगा, इसके सापेक्ष फेवरेबल केस कितने हैं 10, तो 10 बट्टा कितना आ गया 216, काटोगे तो 5 बट्टा 108, ये आपका क्या आ गया आंसर, ए ऑप्शन। आपको बोले कि योग 8 आने की प्रायिकता, तो फेवरेबल केस कितने हैं 21 21 बट्टा 216। आपको बोले कि योग 12 आने की प्रायिकता, तो फेवरेबल केस कितने 25 25 बट्टा 216। आपको बोले कि योग 10 आने की प्रायिकता, तो 10 के सामने देखो कितने फेवरेबल केस 27, तो 27 बट्टा 216। आपको बोले योग 18 आने की प्रायिकता, तो 1 बट्टा 216। आपको बोले 16 आने की प्रायिकता, तो 6 बट्टा 216। तो ये टेबल याद रख लेना 3 पासों के लिए, वरना योग के क्वेश्चन 3 पासों में नहीं होंगे, 2 पासों में तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स नेवी में आ चुका है। आगे है एक लीप वर्ष में फरवरी माह में 28 संडे होने की प्रायिकता। आप में से इसका आंसर 2/7 लगाते हैं, जो कि क्या है गलत है। क्या है गलत, आप वो 2/7 वो हो जाएगा कि एक लीप वर्ष में 53 संडे आने की प्रायिकता, तब 2/7 आएगा। ये क्वेश्चन में क्या बोला कि एक लीप वर्ष में फरवरी में 5 संडे आने की प्रायिकता। तो देखो कैसे, फरवरी में कितने दिन होते हैं लीप वर्ष में 29। अगर लीप वर्ष की बात करूं, लीप वर्ष का क्वेश्चन बनता है, तो देखो इसमें आप क्या दो 7 का भाग दो, कितने का भाग दो 7 का, तो 29/7, तो 7 चौक 28, कितना बच गया 1 शेष बच गया। तो 4 संडे जो हैं वो आपके होने ही होने हैं। कितने संडे होने हैं 4 संडे तो होंगे ही होंगे। ये 5 संडे चाहिए, तो मतलब ये जो है वो क्या हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है,
ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, या सैटरडे भी हो सकता है। 7 में से कोई एक हो सकता है, लेकिन अपने को 5वां क्या चाहिए, संडे चाहिए। तो 4 संडे तो होंगे, तो 4 संडे होने की प्रायिकता तो एक आएगी, फिक्स होगी, चाहे लीप वर्ष हो चाहे नॉन लीप वर्ष हो। लेकिन 5 संडे होने के लिए 5वां भी संडे होना पड़ेगा, और 5वां संडे होने का कितना केस, फेवरेबल केस कितना है, 1, और टोटल केस कितने हैं, 7। तो आंसर कितना जाएगा, 1/7। कब, जब लीप वर्ष में पूछे, फरवरी में 5 संडे होने, या 5 मंडे होने, 5 बुधवार होने, 5 शनिवार होने, तब 1/7 लिखोगे तो आंसर कौन सा आएगा, बी। अगर यही क्वेश्चन आपको नॉन लीप में पूछ ले, तो नॉन लीप में फेब जो है वो कितने दिन का होता है, 28 दिन का। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, और 28 को 7 से भाग दोगे तो 7 चौक 28, शेष में कितना बचा, 0। मतलब 4 संडे मैक्सिमम हो सकते हैं, है ना। 5 संडे हो ही नहीं सकते, तो 4 संडे होने की प्रायिकता तो 1 आ गई। 5वां संडे होने की प्रायिकता, फेवरेबल केस कितना हो गया, 0/7, तो कितना आएगा, 0। तो नॉन लीप वर्ष में संडे 5 संडे 5 मंडे होने की प्रायिकता 1/7, और नॉन लीप वर्ष और फरवरी में पूछे तो उसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 0। ये गलती मत करना, ओके। आगे रिक्त समुच्चय, ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स नेवी में आ चुका है। रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय। क्या होता है, उपसमुच्चय। रिक्त समुच्चय जो है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ओके। आगे है बिंदु 2, 3, 4 की रेखा से लंबवत दूरी। ये क्वेश्चन आपका 3D का दोस्तों। पहले तो ये देखते हैं कि ये रेखा क्या है। तो दोस्तों रेखा के समीकरण क्या होता है, x - x1/a, y - y1/b, और z - z1/c। देखो यहां से x1, y1, z1 जो है वो कितना आया है, 0,0,0। इसका मतलब ये रेखा जो है वो कहां से गुजर रही है, मूल बिंदु से। कहां से गुजर रही है, मूल बिंदु से। अब अच्छा, a को क्या लिख सकते हैं, r cos अल्फा, b को r cos बीटा, और c को क्या लिख सकते हैं, r cos गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, समांतर सदिश द्वारा निर्देशांक अक्षों के साथ बनाए गए कोण। अब देखो ये 0 हो रहा है, इसका मतलब बीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। ये भी 0 हो रहा है, इसका मतलब गामा जो है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब ये जो रेखा है वो y x और z x, किसके, y और z के साथ क्या बना रही है, 90 डिग्री का कोण। तो देखो कोई रेखा जो है ये x y z, ये जो रेखा है वो x y के साथ, ये x y z, y के साथ 90 डिग्री का कोण है, और z के साथ भी क्या है, 90 डिग्री का कोण। मतलब ये रेखा कैसे है, ऐसे, x अक्ष से क्या है, समांतर, और मूल बिंदु से गुजर रही है। इसका मतलब ये किसके ऊपर आ गई, x अक्ष के ऊपर। तो ये जो समीकरण है वो किसका समीकरण है, x अक्ष का समीकरण। अब किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछी हुई है आपको, तो किसी बिंदु की 3D में x अक्ष से दूरी क्या होती है, √y² + z²। y अक्ष से दूरी क्या होती है, √x² + z² का वर्गमूल, और z अक्ष से दूरी क्या होती है, √x² + y²। तो यहां ये जो रेखा है वो किसका समीकरण है, x अक्ष का समीकरण। और x अक्ष की इस बिंदु से दूरी पूछे तो क्या आएगा, y² + z² का वर्गमूल। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25, 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5। ठीक है। अगला समिश्र संख्या क्वेश्चन है, परिमाण पूछा हुआ है। तो देखो यहां क्या काम करता है, ट्रिक जो है वो क्या है कि अगर z1 और z2 के भाग आ गया, उसका परिमाण पूछे तो अंश का परिमाण ज्ञात कर लो बट्टा हर का परिमाण ज्ञात कर लो। तो इसका परिमाण ज्ञात करोगे तो sin² थीटा + cos² थीटा का वर्गमूल 1, इसका भी sin² थीटा + cos² थीटा का वर्गमूल 1, 1/1 कितना जाएगा, 1। आपका ए ऑप्शन है। ये तो पहले से रिजेक्ट था क्योंकि परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं होता। आगे है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष आपको दे रखे हैं तो त्रिभुज का परिकेंद्र, क्या पूछा, परिकेंद्र। तो दोस्तों जब भी परिकेंद्र पूछे तो दिमाग में आ जाना चाहिए लंबवत वाला केस, कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र जो है कर्ण वाली भुजा का, परिकेंद्र जो है कर्ण वाली भुजा का मध्य बिंदु होता है। याद रखना ये हमेशा, समकोण त्रिभुज का
परिकेंद्र जो है वो कर्ण वाली भुजा का मध्य बिंदु होता है और लंब केंद्र क्या होता है? समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण वाला शीर्ष होता है, समकोण वाला शीर्ष होता है। दोनों याद रखना। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, डायग्राम डिनोट करते हैं। देखिए ये 2,2 यहां ले लिया, 2,2। अगला क्या है? 4,2। y की वैल्यू 2 ही है तो समांतर हो गया, तो ये हो गया 4,2। इसमें 2,6, x की वैल्यू 2 है तो ये आ गया 2,6। ये लीजिए, ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसका परिकेंद्र पूछा तो कर्ण का मध्य बिंदु, तो 2 + 4 6/2 3 और 6 + 2 8 8/2 4, तो 3,4 क्या हो गया? परिकेंद्र। याद हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अति परवलय जो है कि उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। इसकी ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट क्या होती है कि अति परवलय की उत्केंद्रता कैसे ज्ञात करते हैं। तो उत्केंद्रता जो होती है अति परवलय की वो होती है E = √1+ कितना लिखोगे? 1+ x² का गुणांक। देखो अगर अति परवलय का स्टैंडर्ड समीकरण होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अपॉन y² का गुणांक। और गुणांक जो है ये आप इसका क्या लिख दोगे? मोड। और ये ऐसा करते ही आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगी? एसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता। तो इसका आंसर कितना आएगा? E = √1+ x² का गुणांक कितना है? 9। y² का गुणांक कितना है? -1, लेकिन क्या लोगे? मोड। इसको सोल्व कर लो तो ये कितना आ गया? 1 + 9 तो कितना आ गया? √10। आपका सेकंडों के अंदर आंसर आ जाएगा। किसके लिए? अति परवलय की उत्केंद्रता। ठीक है, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता के लिए यहां प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a + b + c + d की घात 10 के प्रसार में पदों की संख्या। दोस्तों ऐसा 3 में क्वेश्चन आ चुका है, मैंने 4 में करवा रहा हूं। मैं एक जनरल केस बता रहा हूं, इसकी ट्रिक जो है वो क्या होती है कि अगर देखो 2 पद हैं, a + b की घात n पूछे तो पदों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? n + 1। अगर 3 पद हैं a + b + c और इन 3 पदों से सपोज 2 पद नहीं बनाए जा सकते, है ना, तीनों अलग अलग है, डिफरेंट है, उनसे किसी भी शर्त में 2 नहीं बन सकते, तो इसमें पदों की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो दोस्तों वो होती है n, यहां लिख दो n, ये कितने पद हैं? 3, तो यहां लिख दो 3 और -1, और c यहां लिखोगे 3 - 1। देखो इसमें फॉर्मूला बनाओगे तो n पद कितने हैं? 2 और -1 करोगे c, और यहां कितना है? 2 - 1। इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा। अगर आपके पास 4 हो, a + b + c + d की घात n पूछे तो कितना करोगे? n ये कितने हैं अंदर? 4, तो 4 - 1 c 4 - 1 सोल्व करोगे तो क्या आएगा? n + 3 और c 3। अगर ऐसे ही मैं लिख रहा हूं, जनरल लिख रहा हूं a + b + c + d, डे कितने हैं? r पद है अंदर की पावर n पूछे तो इसके प्रसार में पदों की संख्या आएगी n + r - 1 और c r - 1। लेकिन ध्यान रखना कि उन पदों से कम कोई फॉर्मूला बन के कम पद ना हो जाए। तो यहां देखो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो आंसर कितना आएगा? 10 + 4 - 1 c 4 - 1, तो 14 - 1 तो 13 c 3। ये आपका क्या आ गया? आंसर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि C0 1 गुणा C0 3 C1 5 C2 गुणा में क्या आ रही है? विषम संख्याएं आ रही है। गुणा में क्या आ रही है? विषम संख्याएं। अगर गुणा में विषम संख्या आती है तो उसका आंसर होता है ये, डायरेक्ट याद रख लेना। गुणा में अगर विषम संख्याएं आती है कैसे? C0 फिर C1
फिर C2, फिर C3, फिर C4 ऐसे आती है। गुणा में यहाँ 1 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 5 आ जाए, फिर 7 आ जाए, फिर 9 आ जाए, ऐसे चलता रहता है n तक। ठीक है, तब इसका आंसर होता है n+1 गुणा 2 की घात n। ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग की सीरीज का। तो आपको देखो यहाँ क्या लग रहा है कि log AB लिखा हुआ है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, log ऊपर वाला ऊपर बटा नीचे वाला नीचे, यही लग रहा है। देखो कैसे, log 3 बट्टा log 2, इसको लिखोगे तो log 4 बट्टा log 2, log 3, अगला जाएगा log 5 बट्टा log 4, दिख गया होगा। तो ये लास्ट वाला क्या जाएगा, log n+1 बट्टा log n। देखो ये कट रहे हैं, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ऐसे करते जाएंगे तो बचेगा क्या, इसका लास्ट वाला n+1 और यहाँ बचेगा log 2। अब इसको इसकी तरह उल्टा लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, log 2 और ये आ गया n+1, और इसका आंसर जो है वो कितना दे रखा था, 10। अब देखो 10 कब आएगा, इस ये जो है, ये वाला जो पार्ट है n+1 जो है वो 2 की पावर में होना चाहिए। तो इसके आंसर जो है ये n+1 है 2 की घात। अगर यहाँ 10 होता, देखो अगर यहाँ 2 की घात 10 होता तो 10 कहाँ जाता बाहर, log 2 कितना हो जाता 1। मतलब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है n+1 जो है वो क्या होना चाहिए, 2 की घात 10 टाइप से। या एंटीलॉग ले लो, 2 पे इस इधर 2 लिखा, इधर 2 की घात 10, ये कट जाएगा तो n+1। 2 की घात 10 कितना होता है, 1024, तो n का मान कितना आ गया, 1023। अगर n का मान 1023 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10। ओके, आगे है, ये आपको याद रखना। देखिए अब वो क्या बोला, a² b² और c² किसमें है, जीपी में। अगर जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर जो है वो पहला गुणा तीसरा, ये आ गया b4 बराबर a² c²। तो यहां से देखा तो b² बराबर क्या आ गया, ac वर्गमूल ले लिया। अगर बीच वाले का स्क्वायर बराबर पहला गुणा तीसरा आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, a b c जो है वो किस में है, जीपी में। तो पहला स्टेटमेंट सही है यहां पर। फिर एक और याद रखना है कि यदि a b c जीपी में है तो log a, log b और log c बेस सेम होना चाहिए तीनों में। ये किस में होते हैं, एपी में। तो यहाँ दूसरा भी सेम सही है, और इनका उल्टा किस में होता है, एचपी में। तो 1/log ka, 1/log kb और 1/log kc, ये किस में होंगे, एचपी में। इसको लिख के आ सकते हैं, log ak लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log bk, इसको लिख सकते हैं log ck। तो ये भी किस में आएंगे, HP में। इसी चीज को अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो ये भी आपका सही है, तो सारे सही हैं। इसका मतलब कौन सा पे टिक करोगे आप, ऑल पे। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे अवकल समीकरण की कोटि। तो कोटि दोस्तों क्या होती है, याद आ रहा होगा, मैक्सिमम अवकलन कितनी बार किया हुआ है। तो यहाँ ज्यादा अवकलन कितनी बार किया हुआ है, 2 बार। तो ये 2 2 2 सब में 2 2 आ रहा है। अब घात क्या होती है कि जो मैक्सिमम अवकलन किया हुआ उसकी पावर, लेकिन कोई भी गुणांक जो है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, सभी की पावर धनात्मक पूर्णांक संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ से 1/4 हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, 4। तो 4 लिया तो ये आ गया dy/dx² की घात 4, और इधर आ गया y + dy/dx की घात 6। अब देखो सभी की घात पूर्ण संख्या धनात्मक, तो मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो क्या होती है, घात। तो 2,4 आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है सारणी का, कैसे सोल्व करोगे, इनको गुणा करा दो तो ये आ गया 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, और ये आ गया माइनस का sin² थीटा। ये आ गया 1 - cos² थीटा - sin² थीटा, माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया cos² थीटा + sin² थीटा। ये होता है 1 1 - 1 कितना आ गया, 0। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपना आज का डिस्कशन, जिसमें आपको मैथ्स के सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, आपको ट्रिक्स भी बताई है, और इनमें से कई क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, और आगामी जो नवंबर में एग्जाम एयरफोर्स का उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए आप फेबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एकेडमी के ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप रजिस्टर करके आप एयरफोर्स नेवी का कोर्स परचेज कर सकते हो। और दोस्तों एक बात और, हमारा जो ऐप है फेबुलस एकेडमी का, उसके ऊपर आपको एयरफोर्स की जो है मेजर टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है। आप वहां पर आप टेस्ट दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई पैसे आपके नहीं लगने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज है वो है ऑल इंडिया लेवल, इसमें आपको ऑल इंडिया लेवल की रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि आपके कंपेयर में और बच्चे कितनी स्टडी कर रहे हैं, उनकी कैसी रैंकिंग आ रही है। तो दोस्तों देरी किस बात की, आज ही फेबुलस एकेडमी के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।